चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी ने अभी तक घर बनाने के लिए बहुत कुछ सीखा होगा, वास्तु करते होंगे, चाहे आप बेसिक कोर्स करते हैं या एडवांस करते हैं या कोई भी। हम घर बनाने की बात करते हैं। हमेशा घर को बनाने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे दिशाएं होती हैं हमारे पास, इन देवताओं को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि घर, कोई भी वास्तु, रहने योग्य स्थान बनाना कैसे है, कैसे क्रिएट करना है। यानी कि क्रिएशन तो सब बताते हैं, उसके प्रोसेस को सब बताते हैं, और शायद आप में से सभी को पता भी होगा, पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा। लेकिन क्या आप में से किसी ने कहीं पर ये सीखा है कि कैसे, अगर पुराने मकान की बात करी जाए जो ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि देखिए ये प्रकृति का नियम है, जो कि एक चीज बनती है तो कुछ टाइम के बाद उसको खत्म होना ही होता है। जैसे एक इंसान पैदा होता है तो उसकी मृत्यु होती है, तो ये दुनिया का जो क्रम है वो चलता रहता है। आपके वास्तु में भी यही क्रम लागू होता है कि जब कोई भी भूमि पर वास्तु बनाया जाता है तो उसको डिमोलिश भी किया जाता है, उसको खत्म भी किया जाता है, ताकि एक नई शुरुआत की जा सके। यानी कि जीवन में कभी भी किसी क्रांति के लिए, किसी नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों को अलविदा बोलना ही पड़ता है, उनको खत्म करना ही पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी विधि विधान है शास्त्रों में आपको बताया गया कि किसी भी पुराने भवन को, पुराने निर्माण को, किसी पुराने बने हुए घर को जब तोड़कर नया घर बनाया जाता है तो उसके लिए भी एक रिचुअल, एक प्रोसेस होता है। अगर व्यक्ति उसका ध्यान रख के अपने लिए नव निर्माण करता है, नए घर की कल्पना देखता है, तो उसके लिए वो पुराने घर की जमीन पर भी नए घर को बनाने के बाद जो उसको अपनी लाइफ में जो खुशियां उस वास्तु से चाहिए, जो घर बनाने के बाद उसको जो प्रॉस्पेरिटी इकट्ठी करनी है, वो सब कुछ उसके पास अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब वो मकान बना होगा, पुराना हो चाहे नया, तो अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन जब वो हम कोई भी मकान पुराना तोड़ने लगते हैं तो तोड़ने के लिए भी आपको कुछ प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ विधि विधान की जरूरत पड़ती है, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां विद्यमान सभी शक्तियां, सभी एनर्जीज आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं। देखिए, टूटकर कोई घर नया बनता है तो वो एक पूरी तरीके से, दो तरीके के टूटने की ये बात होती है यहाँ पर। एक तो पूरी तरीके से चारों दीवारें गिरा के, पूरी नींव वगैरह सब कुछ उखाड़ के और फिर से नई शुरुआत करना, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर बने हुए मकान में ही आप किसी दीवार को तोड़ रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, उसमें नई ऊर्जाएं दे रहे हो, तो ये दोनों तरह के मतलब तो टूटने से ही है। अगर देखा जाए तो कोई भी मकान, चार दीवारी जब बन जाती है, किसी की फाउंडेशन बन जाती है और उसके बाद छत डल जाती है, लेंटर पड़ जाते हैं, कॉलम खड़े हो जाते हैं, तो उस घर की ऊर्जाएं, उस घर की एनर्जीज अपना स्थान ले चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वहां की जो एनर्जी है, यानी कि किसी भी दिशा की अगर बात करोगे तो दिशाओं की अपनी कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी चार दीवारें बनती हैं, उन दीवारों में 10 दिक्पाल क्रिएट होते हैं। उन 10 दिशाओं में आपको जो एनर्जी स्थापित हो गई है, उनके अकॉर्डिंग ही वो दिशाएं आपको रिजल्ट देती हैं। दिशाओं का अपना कोई महत्व नहीं है। उन दिशाओं में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की गुणवत्ता आती है, उनकी रोशनी से ऊर्जा क्रिएट होती है, और जब कोई मकान बनता है तो 45 देव शक्तियां वहां पर वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थापित हो जाती हैं, और अपने अपने जगह के अकॉर्डिंग जहां पर वो शक्तियां बैठ गई हैं, वहां से वो अपनी एनर्जी वैसे ही रिफ्लेक्ट करती हैं जो उनकी पर्सनालिटी है। यानी कि नॉर्थ में जहां पर जो एनर्जी बैठी है वो वैसा ही रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी बने हुए घर को दोबारा तोड़कर बनाने के लिए भी कोई विधि विधान है? बिल्कुल बताया गया है। यानी कि
आपके घर के अंदर जब 4 दीवारें स्थापित हो जाती हैं, छत पड़ जाती है, लेंटर डल जाता है, वहां पर आप लोग रहने लग जाते हो और सालों सालों तक उस घर में वास करते हो, अपने लिए सुख दुख अट्रैक्ट करते हो, जीवन यापन करते हो, और फिर कुछ समय के बाद आपको ये महसूस होता है कि हमें नया घर बनाना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर जगह पर जो शक्तियां विद्यमान हो गई हैं, जो देवता स्थापित हो गए हैं, उनकी अपनी एनर्जी वहां पर वास करती है। जब आपकी एनर्जी के साथ वो एनर्जीज जुड़ती हैं तो आपके लिए सुख और दुख क्रिएट करती हैं। अब आपने तो अपना मन बना लिया, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा वो जो शक्तियां वहां बैठी हैं उनका अभी मन नहीं है टूटने के लिए। वो शक्तियां अगर एक बार जुड़ जाती हैं किसी जमीन से, किसी वास्तु से, तो आसानी से वहां से जाने के लिए अग्री नहीं होती है। उनसे आपको आज्ञा लेनी पड़ती है, विधि विधान फॉलो करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, ताकि वो शक्तियां आपके उस जगह को छोड़कर आपके नए नवीन निर्माण में स्थापित हो सके। उसके लिए जो विधि, जो तिथि, जो नक्षत्र, जो मुहूर्त शास्त्रों में बताए गए हैं, उनके विषय में आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। बनाने की बात आपने बहुत बार सीखी होंगी, आज तोड़कर नया निर्माण करने की बात सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नियम बनता है, जो आपका घर है, जब नींव डाली जाती है, कोई भी फाउंडेशन डाली जाती है, तो उसके अंदर जब वास्तु पुरुष अपना स्थान ले लेता है तो आपकी चारों दिशाएं और उन पर विद्यमान सभी देवता शक्ति विद्यमान हो जाती हैं, और इसके लिए अपने आप को वहां पर जब स्थापित करती हैं तो यानी कि अब वो स्थान आपका नहीं रहा, अब वो स्थान वास्तु पुरुष का हो गया है। वहां जो एनर्जीज हैं उनका वो स्थान बन गया है। यहां पर जब डिमोलिशन की बात करते हैं, किसी भी पुराने मकान को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको जो वास्तु पुरुष है उससे आज्ञा लेनी चाहिए, और 10 दिक्पाल जो हैं उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि जो निर्माण कार्य आप शुरू करने वाले हैं वहां पर विद्यमान हो और आपके लिए वो एनर्जी पॉजिटिविटी को क्रिएट करे। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा गया कि किसी भी पुराने मकान को तोड़कर जब नया बनाया जाता है तो वहां पर नुकसान, एक्सीडेंट्स और डेथ भी हो गई हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां जो देवता शक्तियां हैं उनसे आज्ञा नहीं ली गई, उनसे परमिशन नहीं ली गई, उनसे प्रार्थना नहीं की गई, उनसे देवाज्ञा नहीं मांगी गई, उनको भोग अर्पित नहीं किया गया, उनका हवन नहीं किया गया। इस वजह से रुष्ट जो शक्तियां हैं आपके नए घर में भी आपको खुशहाली नहीं देती हैं। अब यहाँ पर जो मकान होता है उसका मालिक एक्चुअल में रजिस्ट्रार के यहाँ जाके आपने पेपर साइन करके प्रॉपर्टी के पेपर तो अपने आप कर लिए, लेकिन एक्चुअल में आपकी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। वो प्रॉपर्टी उस वास्तु पुरुष की हो जाती है जो 45 देव शक्तियों के साथ आपके मकान में फॉल करते हैं। अगर व्यक्ति सही मुहूर्त में उनसे आज्ञा ले लेता है तभी वो रजिस्ट्री आपकी रजिस्ट्री बनती है, और फिर भी ताउम्र व्यक्ति को एक ग्रेटिट्यूड मोड में रहना चाहिए कि ये भूमि आपकी है, आप इसमें रहिए, हम यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप इस भूमि पर रह रहे हैं। मतलब जैसे देवताओं को प्रसन्न करते हैं उस भाव से अगर व्यक्ति अपने घर में रहता है, बेशक पैसे आपने दिए हैं उसके, बेशक डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, लेकिन अगर आप अपने उस बने हुए घर में ग्रेटिट्यूड के भाव से रहते हो तो डेफिनेटली आप बिना परेशानी के जीवन यापन करते हो। अब यहां पर सबसे पहला जो काम निकल कर आता है, तो इन देव शक्तियों से परमिशन लेने के लिए प्रॉपर आपको मुहूर्त निकालना चाहिए कि कब आपको अपने घर पर हथौड़ा मारना है, ड्रिलिंग करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बिना परमिशन के लिए जब पहली बार हथौड़ा घर पर मारा जाता है तो जब राहु की एनर्जी सबसे पहले क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी बहुत ही कम दाम में बिकती है, बनने के बाद वहां एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों को परेशानियां होती हैं। तो कभी भी ऐसा माहौल क्रिएट मत होने दीजिए।
आप आज के बाद अवेयर हो जाएंगे कि कभी भी आपको रेनोवेट करना है या पूरे घर को ही तोड़ना है तो आपको मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, तिथि नक्षत्र वार का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको कभी भी किसी भी पुराने मकान को पितृपक्ष में तोड़ना शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले तिथि मुहूर्त से काम शुरू कर चुके हैं अच्छे मुहूर्त में और बीच में पितृपक्ष आ रहा है, तब कोई दोष नहीं माना जाता। लेकिन स्टार्ट इनिशिएट करना पितृपक्ष में बिल्कुल वर्जित बताया गया है। आपको अपने एंसेस्टर्स से के दिनों में उनके भक्ति भाव करना चाहिए, ना कि अपने घर को तोड़ना चाहिए। कभी भी ग्रहण वाले दिन से आपको अपने घर को तोड़ना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। कभी भी पंचक के दिनों में, जैसे रोज का पंचांग होता है, मंथली होता है, वीकली होता है, तो आप जिस दिन अपने मन को बना चुके हो तो उस दिन, उन दिनों में जिस दिन आप शुरू कर रहे हो उस दिन पंचक स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें आपके धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र के बीच तक का जो 5 नक्षत्र आते हैं, इन नक्षत्रों में भी तुड़ाई का काम नहीं करना चाहिए। अब यहां पर आगे देखेंगे कि जब आप एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों को देखते हो तो आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन दिनों में आपको अपने घर पर ड्रिलिंग या हथौड़ा नहीं लगाना। सबसे पहले उस पर्टिकुलर दिन का राहु काल भी नहीं होना चाहिए, उस समय उस प्रॉपर 1.5 घंटे के 2 घंटे के टाइम में अवॉइड करना चाहिए। कभी भी सैटरडे, ट्यूसडे और संडे के दिन डिमोलिशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और ट्यूसडे के दिन तो कभी भी नहीं, क्योंकि पूरी भूमि मंगल की होती है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, इसलिए कभी भी ड्रिलिंग का काम, खुदाई का काम मंगलवार से शुरू नहीं किया जाता। रिक्ता तिथि होती है, मंथली आती हैं पक्ष में भी और उसमें भी 4, 9, 14 तारीख को, यानी कि जो तिथि, चतुर्थी तिथि, डेट नहीं बोल रही हूं, यहां तिथि बोल रही हूं, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और जो 14th तिथि आती है, चतुर्दशी आती है, उस दिन आप इस काम को शुरू नहीं करें, नहीं तो दोष लगता है। उसके बाद मंथ की अगर बात करें तो पौष माह में और चैत्र माह में आपको कभी भी जो ये, क्योंकि वैदिक विधियों के रिचुअल्स हैं, आप अगर गूगल करोगे तो भी इन मंथ के आपको पता चल जाएगा कि इनके वैदिक नेम के अकॉर्डिंग कौन कौन से महीने पड़ते हैं, तो उनमें नहीं होना चाहिए। जैसे अभी चैत्र नवरात्रि चल रहा है तो ये चैत्र मंथ चल रहा है, तो इन दिनों में भी डिमोलिशन का काम नहीं करना चाहिए। और जब भी न्यू ईयर आता है, जैसे अभी गुड़ी पड़वा को चैत्र नवरात्रि जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन हमने अपना वैदिक संवत का नव वर्ष स्टार्ट किया, तो उस दिन कभी भी शुरुआत ना करें डिमोलिशन का। और जो इंग्लिश कैलेंडर है यानी कि 1 जनवरी को कभी भी शुरुआत ना करें। उसके साथ अपनी राशि के 4, 8, 12 का चंद्रमा आपको जरूर देखना चाहिए कि 4, 8, 12 का चंद्रमा उस दिन आपकी वो राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप मेष राशि से, आपका लग्न राशि मेष है जो चंद्र राशि है एक्चुअली में, अगर आप चंद्र राशि से जाने जाते हो तो आपकी राशि से चौथी राशि हुई कर्क राशि, उस दिन कर्क राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। आपकी राशि से 8वीं राशि यानी कि मेष राशि से 8वीं राशि वृश्चिक राशि, उस दिन वृश्चिक राशि में भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और 12वीं राशि मीन राशि में भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अपनी राशि से देखना है, आपकी राशि कोई भी हो, ये क्लॉकवाइज चलता है। अब सपोज करो अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं तो कन्या राशि से चौथी, मतलब इंक्लूडिंग करना है, कन्या 6th नंबर राशि है तो 6, 7, 8, 9, 9वें नंबर पर जो राशि आएगी
वो आपकी चौथी राशि बनेगी। उसके बाद आपकी कन्या राशि से 8वीं राशि कौन सी है और कन्या राशि से 12वीं राशि कौन सी पड़ रही है, उन दिन में आपका चंद्रमा नहीं होना चाहिए, उस दैट पर्टिकुलर डे पर नहीं होना चाहिए। तो आप बाकी दिनों में अपने लिए शुभ मुहूर्त निकाल सकते हो। उसके अलावा और किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कभी भी जो अच्छे दिन होते हैं, जैसे अगर आपका कोई भी ऑस्पिशियस डेज आते हैं, जैसे दिवाली है, दशहरा है, अक्षय तृतीया है, गुड़ी पड़वा है, जो बहुत ही शुभ कामों के लिए दिन होते हैं, उनमें भी कभी भी डिमोलिशन नहीं किया जाता, घर को नहीं तोड़ा जाता। न्यू ईयर वाले दिन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, नहीं करना चाहिए। और पर्सनल बर्थडे अगर हो, घर में किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन हो, उस तारीख पर भी कभी भी अपने घर को नहीं तोड़ना चाहिए। और अपने शादी की एनिवर्सरी जो होती है, सालगिरह वाले डेट पर भी कभी भी आपको घर को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके अलावा और क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, आपको किस दिन करना चाहिए वो देखेंगे कि यहाँ पर जो दिन है वो ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर कौन से दिन बने, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये शुभ दिन होते हैं। इन दिनों को यूज किया जा सकता है। अपने बर्थ डेट को, न्यू ईयर को और एनिवर्सरी को छोड़कर जो शुभ तिथियां आपके अकॉर्डिंग बन रही हैं, 4, 8, 12 के चंद्रमा के अकॉर्डिंग, उस तिथि का इस्तेमाल करके आप डिमोलिशन का कार्य शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए कि कभी भी जो तोड़ा जाता है मकान, उसको कभी भी साउथ वेस्ट से शुरू नहीं करना चाहिए। यानी कि साउथ वेस्ट में अगर आप सबसे पहले ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिल करते हैं तो मतलब भूमि को गहराई तक लेकर जाते हैं, भूमि में गड्ढा होता है, भूमि डाउन होती है, तो सारी ऊर्जाएं यहाँ एकत्रित हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर काम करने वाले लेबर के साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, कोई भी अपशगुन हो सकता है, आपके जीवन में कोई बुरा समाचार मिल सकता है। क्योंकि कभी भी जब गहराई की जाती है, सबसे पहले एनर्जी फ्लो नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है। तो पहला गड्ढा कभी भी करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए। और यहाँ पर कोशिश करें कि जो ड्रिलिंग का काम है वो मर्म स्थान को छोड़कर करना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा वास्तु पढ़ने के बाद इसके बारे में जरूर इसमें जानकारी आपके पास आ जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ पर कभी भी एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर सपोज करो आपने मकान को तोड़ना शुरू कर दिया है और बीच में ही आपको उस पर बनाना, घर नहीं बनाना है, जरूरी नहीं है कि आप हर कोई घर ही बनाएंगे, आप उसको डिमोलिशन करके उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और आपने उसको बीच में तोड़ दिया, तोड़ने का काम लेबर कर रहा है और इन बिटवीन आपने उसको बेचने के लिए पेपर साइन कर दिए, किसी को प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए और आपने बयाना ले लिया, पैसा ले लिया, पैसे की रिसीविंग कर ली, तो कभी भी ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन आप कभी भी प्रॉपर्टी को ना बेचें। पूरा टूटने के बाद कुछ टाइम रुकिए, उसके बाद जब आप इस पर कोई काम नहीं करेंगे, सारी एनर्जी यहां से शिफ्ट हो जाएगी, तब आपको इस प्लॉट को बेचना चाहिए। बीच में कभी भी इसके अगर पेपर लेते हैं, प्रॉपर्टी के पैसा ले लेते हैं, तो पहला तो वो प्रॉपर्टी अच्छे दाम में बिकेगी नहीं, दूसरा अगर बिक भी गया तो कोई ना कोई लिटिगेशन स्टार्ट हो जाता है, कोर्ट केस आ जाता है, गवर्नमेंट से संबंध आपके खराब हो जाते हैं और आपस के परिवार के सदस्यों में भी डिस्प्यूट होने लगता है, पारिवारिक सदस्यों का मतभेद होता है, आपस में पिता पुत्र की लड़ाई हो सकती है, भाई भाई की लड़ाई हो जाएगी अनायासी, बिना किसी रीजन के। बेशक आप दूसरे मकान में रह रहे हो, लेकिन एनर्जी इसकी ही आपके तरफ वो सारी नेगेटिव एनर्जी बता रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऐसे सिचुएशन मत आने दीजिए। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है, हमने शुरू तो कर लिया,
कि नॉर्थ ईस्ट से हमने तोड़ना आरंभ करना है और पहला गड्ढा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में करेंगे ताकि सारा एनर्जी फ्लो हमारा नॉर्थ ईस्ट में आए। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई भी काम शुरू करेंगे तोड़ने का, तो उससे पहले का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने वास्तु पुरुष से आपको आज्ञा लेनी चाहिए। वास्तु पुरुष से आज्ञा लेने के लिए प्रॉपर ये मुहूर्त तो देखेंगे, दिन देखेंगे, तिथि देखेंगे, तारीख देखेंगे, प्रॉपर उस दिन का 4-8 का चंद्रमा देखेंगे, और बाकी सारा मुहूर्त देखने के लिए अपने हाथ में आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक कोकोनट लेंगे जो पानी वाला हो, जो आप कंजकों में अभी रखा है, जो ब्राउन पानी वाला नारियल होता है उसको लेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों लेंगे और 4 देसी घी के दिए जलाएंगे, मिट्टी के दिए ले लीजिए। आपको कभी भी ये काम शुरू करते हुए सबसे पहले ये सारी सामग्री को तैयार करके, जो दीपक है देसी घी का, ये आपकी ये प्रॉपर्टी है, अभी आपने तोड़ना शुरू किया नहीं है, इसके चारों कॉर्नर में डायगोनल नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस इन डायरेक्शन में स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट देसी घी का दीपक जलाइए, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आपके ये दीपक जब चारों दिशाओं में जला के, आप सपोज करो आपकी एंट्रेंस ईस्ट की थी, आप यहां पर खड़े होंगे, आप यहां पर खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आपके हाथ में जो कोकोनट है, उस कोकोनट से प्रार्थना करेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों आप हाथ में लेंगे और अपने घर के अंदर की तरफ फेस करके खड़े होंगे। यहां पर आप अपने घर की तरफ जब फेस करके खड़े होंगे तो हाथ में नारियल को लेंगे, पीली सरसों रखेंगे, और जो आपके घर में, इस घर में जो वास्तु पुरुष हैं, ये इस तरीके से उन वास्तु पुरुष को आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना क्या करनी है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हे वास्तु पुरुष, बड़े भाव से, बड़े मन से करिएगा, क्योंकि वास्तु में भाव जो चौथा स्तंभ है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। बिना भाव के किया हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता। अगर आप अच्छे वास्तुविद बनना चाहते हैं तो ये प्रक्रियाएं आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यानी कि बनाना भी आना चाहिए, तोड़ना भी आना चाहिए, और तोड़कर दोबारा क्रिएट करना भी आना चाहिए, और उसके लिए भाव हर जगह इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वास्तु पुरुष से प्रार्थना करेंगे, उससे पहले आप जो सराउंडिंग में जब यहां पर प्रार्थना करेंगे तो चारों दीपक आपके जले हुए होंगे और सगुण में जलाइएगा। सूर्य स्वर्ग में अगर आप इन दीपक को जलाते हैं अर्थ एलिमेंट में, तो वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देते हैं और नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की ऊर्जाएं चैनलाइज हो जाती हैं। आप वास्तु पुरुष से प्रार्थना करेंगे, हे वास्तु पुरुष, अभी तक आपने हमारी वास्तु की रक्षा की है और हम ये मानते हैं कि आगे भी आप हमारे वास्तु की रक्षा करेंगे। हम इस मकान को, इन दीवारों को गिराकर आपको
नया स्थान देने के कार्य हेतु आपसे शांति की प्रार्थना करते हैं कि आप शांत होकर यहां पर अपनी ऊर्जाओं को शांत करें और नया मकान बनाने के लिए हमें आज्ञा दीजिए, ताकि इसी स्थान पर आपको फिर से हवन पूजन करके नई ऊर्जाओं के साथ स्थापित कर सके। अगर हमसे कोई अपराध हो जाए, आप हमारी वजह से परेशान हो, तो हमें बच्चे समझ के क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और नवनिर्माण में हमारी सहायता करें, सहायता करें, सहायता करें। ठीक है। इस प्रार्थना, आज्ञा और इनविटेशन से वास्तु पुरुष आपकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वास्तु एनर्जीज पर काम करता है, 100% काम करता है। यहां पर जब वास्तु पुरुष से आपने प्रार्थना की, उसके बाद आपको देव आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब इसी में ही हमने ये रिचुअल किया। अब आपको 10 दिक्पाल, क्योंकि 10 दिशाओं से आपका मकान बना है, यहां पर नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ये 10 दिशाएं आपकी अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, ये 10 दिशाओं में 10 प्रोटेक्टर होते हैं। जो 10 एनर्जीज हैं वो आपके इस भूमि को प्रोटेक्ट करती हैं। तो 10 दिक्पाल से पीली सरसों को लेकर ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाएं। अब आप मकान के अंदर आएंगे और अपने ब्रह्म स्थान पर उस मकान के खड़े हो जाइए। आपका लिविंग एरिया भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। वहां पर खड़े होकर पूर्व दिशा की तरफ फेस करके आपने 10 दिक्पाल को प्रार्थना करनी है और पीली सरसों को प्रक्षेपित करना है। 10 दिक्पाल को इन 10 दिशाओं में, मतलब इन सभी दिशाओं में अगर आप दीपक कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। हमने मेन 4 दिशाओं में किया, विदिशाओं में। अगर 8 दिशाओं में और 2 दीपक बीच में रख के 10 दिशाओं में देसी घी का दीपक रखते हो तो और भी अच्छी ऊर्जा यहां पर आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलती है। अब यहां पर इन सभी को 10 दिशाओं में जो पान का पत्ता होता है, पान लीफ ले लीजिए, जो ये पान खाते हैं लोग, पनवाड़ी के पास जो पान मिलता है, वो पान का पत्ता लेकर इन 10 दिशाओं पे रखिए और इनके लिए भोग अर्पित करिए। उस भोग में क्या क्या हो सकता है? काली उड़द, साबुत उड़द जो होती है, उड़द, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर, और कुछ भी, या तो मीठा रख के, दूध से बनी हुई मिठाई भी रख सकते हैं, भात रख सकते हैं, कोई भी चावल, मीठे चावल बना के भी रख सकते हैं, नहीं तो दही, उड़द और सिंदूर डालकर हर एक दिक्पाल के पास आपको रखना चाहिए। करेक्ट। अब यहां पर बीच के जो दिक्पाल हैं उन पर भी आप 2 दिए जलाएंगे। एक का फेस साउथ वेस्ट की तरफ कर देंगे और दूसरे का फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर देंगे। अब यहां पर भी आप 2 पान के पत्ते रखिए और उन पे भोग रखिए। ठीक है। अब ये प्रार्थना हो गई, अंदर 10 दिक्पाल को हमने भोग दे दिया। अब आप सेंटर में खड़े हो जाइए, जहां पर भी उपलब्धता हो। यहां पर ईस्ट फेसिंग खड़े होकर इन 10 दिक्पाल को हर दिशा का नाम लेकर, जैसे पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़े, ईस्ट फेसिंग खड़े हैं,
तो पूर्व दिशा को इन्वोक करते हुए कि हे पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा के जो अटेंडेंट हैं, दिक्पाल हैं, वो इंद्र देवता कहे गए हैं, महेंद्र देवता हैं। भो इंद्र वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और पीली सरसों को इस तरफ प्रक्षेपित कर दीजिए। अब आप साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे, पीली सरसों को हाथ में लीजिए। अब अग्नि देवता, यहां पर अग्नि देवता को आपने, साउथ ईस्ट के देवता अग्नि देवता हैं, उनके बारे में बोलिए। हे अग्नि वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और पीली सरसों को प्रक्षेपित कर दीजिए। अब आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े होंगे। वो यम वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, यम देवता होते हैं साउथ में। फिर आप साउथ वेस्ट में, यहां पर नैऋति देवता होते हैं। वो नैऋति वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। फिर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे और हाथ में पीली सरसों लीजिए, और वेस्ट में वरुण देवता को आप याद करते हुए वो वरुण वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और पीली सरसों फेंक दीजिए। अब आप वायव्य कोण में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में खड़े होंगे और पीली सरसों लेकर भो वायु वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, अब नॉर्थ में फेस करके खड़े हो जाइए। वो यहां पर आप कुबेर देवता को भी बोल सकते हो, सोम वास्तुदेव को भी बोल सकते हो। वो कुबेर वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब ईशान कोण की तरफ खड़े हो जाइए। वो ईश वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और पीली सरसों फेंक दीजिए। ये आपका रिचुअल हो गया 10 दिशाओं में, इनमें 8। अब बीच में सेंटर में जहां पर आप खड़े हो, फिर से पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, और डाउनवर्ड जो दिशा है आपका पाताल लोक है, या सिर्फ ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मा वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और अपने चारों तरफ उस पीली सरसों को ले जाकर पीछे की तरफ फेंक दीजिए। और अब ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दिशाओं में, यानी कि ऊर्ध्वमुखी, वो ऊर्ध्वमुखी वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा अपवर्ड फेंक दीजिए, और अधोमुखी के लिए जो पाताल लोक में नीचे जाने वाली है, कि वो अधोमुखी वास्तुदेव वास्तु शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, और अपने चारों तरफ फिर से करके और नीचे की तरफ पीली सरसों को प्रक्षेपित कर दीजिए। अब आपके 10 दिशाओं में आपने आज्ञा ले ली, उनको शांत कर दिया, उनको भोग दे दिया। अब आपका वास्तु पुरुष वहां पर आपको अलाउ करता है कि आप अपने इस कार्य के लिए एक स्टेप और आगे बढ़े। अब क्या करना होगा? अब इस रिचुअल के बाद आपको अपने जो ये 4 दीवारी है, यहां पर अपने ईस्ट डायरेक्शन में, यहां पर आप खड़े हो, यहां पर ईस्ट डायरेक्शन में जो नारियल आपने पानी वाला लिया था, उस नारियल को, जो भी, या आपकी जो भी दहलीज है, जो भी यहां पर चौखट किसी भी तरफ आपकी हो सकती है ना, आपकी जो दहलीज है, दहलीज के बाहर आकर उस नारियल को तोड़ देंगे 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में 4 टुकड़े करें, मतलब उसको जोर से मारेंगे तो फट करके वो आवाज आएगी और नारियल टूट जाएगा। तो उसमें से 4 टुकड़े करिए, उस गरी जो निकलेगी उसमें, उन चारों को डायगोनल टू डायगोनल आपने रखना है एज ए भोग स्वरूप। ये नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आपको एक एक टुकड़ा वो नारियल का रखना है। कोई भी व्यक्ति इन टुकड़ों को अपने खाने के लिए प्रसाद स्वरूप में नहीं लेगा। जो नारियल आपने तोड़ा, टूट गया, जो इधर उधर बिखर गया, जाने दो। 4 टुकड़े आपको उनके, पूरा नारियल उठा के उन सभी टुकड़ों को बराबर बराबर चारों कॉर्नर में रख दीजिए। आप लोग या कोई भी व्यक्ति इस नारियल को खाने में उपयोग नहीं करेगा,
इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कोई और आके जीव जंतु खाए, दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां इसको नहीं खाएगा, इसका ध्यान रखना है। ये करने के बाद कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप स्वयं पढ़े। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, जितना संभव हो सके आप यहाँ पर हनुमान चालीसा को चला भी सकते हैं, खुद भी पढ़ें तो बहुत अच्छा है। आप इसी घर में दोबारा से स्थापित करने वाले उन ऊर्जाओं को, तो ये रिचुअल जितना आप स्वयं से करेंगे उतना अच्छा कारगर होती हैं। और उसके बाद आप जो ये नारियल है ये विदिशाओं में ही रखना है, इसका ध्यान रखिएगा, जो डायगोनल दिशाएं हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष हर 3 महीने में अपनी दिशाओं को ज्यादा ब्रेक तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यू थे हम लोग, कुछ ज्यादा तो नहीं छूटा, अभी कुछ मैंने बोला नहीं है वैसे। इसमें क्या करना है कि जब भी आप अपने ब्रह्म स्थान पे जाएंगे उसी प्रॉपर्टी के, हवन कुंड लीजिए कोई भी छोटा सा, या एक छोटा सा आप काव डंग लीजिए। इस हवन कुंड में एक काव डंग डालेंगे छोटा सा टुकड़ा, और कोई भी सामग्री, यानी कि आप कोई भी सामग्री जिसके अंदर देसी घी होगा गाय का, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से चावल, और थोड़ा सा कोई भी मीठा, चीनी ले सकते हो, बूरा ले सकते हो, कोई भी, जो गुड़ ले लो सबसे अच्छा है। इन 3-4 चीजों को लेकर हवन सामग्री में मिलाना हो तो मिला लीजिए, अगर वो भी उपलब्धता नहीं है तो सिर्फ पीली सरसों और गुड़ से भी आप देसी घी में कपूर डालकर यहाँ पर छोटा सा हवन करेंगे। कम से कम 108 आहुति भूमि जागरण मंत्र की देंगे। भूमि जागरण मंत्र आप गूगल कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके पास जो भूमि जागरण मंत्र दिया हुआ है आप उसी पंच तत्वों का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो बाकी ऑडियंस है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है वो गूगल कर लेंगे, तो जो वहां पर भूमि जागरण मंत्र दिया हुआ है आप 108 आहुति देंगे इसमें, और उसके बाद आप अपने घर में डिमोलिशन का काम शुरू कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोसेस क्या है। कभी भी अपने जन्म के नक्षत्र वाले दिन भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बनना चाहते हैं इस हमारे कोर्स में, वास्तु से वैदिक वास्तु के कोर्स में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए हम अभी अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं, जो उन व्यक्तियों के लिए भी सही रहेगा जो ऑफिस गोइंग है। हमने अब की बार टाइम थोड़ा सा वेरिएशन किया है। सैटरडे संडे हमारी क्लास 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे संडे इवनिंग में 7 PM पर। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ओकलशाला से संपर्क कर सकते हैं, और फीस हमारी मिनिमल है। बहुत ही हमने अच्छे ऑफर दिए हैं इस बार कि आप एडवांस कोर्स और इसके लिए अगर इकट्ठा पेमेंट करते हो तो सिर्फ 8,000 में दोनों कोर्सेज को आप ले सकते हो। EMI का भी ऑप्शन दिया गया है, 1,000 रुपीज पर मंथ देकर भी आप कर सकते हो। जो ऑलरेडी मेरे एडवांस कोर्स में हैं उनको सिर्फ हाफ ही पे करना होगा, मतलब 4,000 में वो लोग इस कोर्स में आ सकते हैं, और इन डिटेल कैसे वास्तु को जिया जाता है आप उसके बारे में सीख सकते हैं। और जी बबीता जी।
हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मान लो घर का रिनोवेशन करवा रहे हैं और उसमें जैसे मान लो बाथरूम में या कुछ भी चीज है, उसका फर्श भी, साइड की टाइल्स भी सब तुड़वा के कर रहे हैं, तो उसमें भी रिचुअल करने। एग्जैक्टली आप इवन रेनोवेशन भी करो तो भी यही फॉलो होना चाहिए। और बाद में आपको नया घर बनने के बाद वास्तु हवन अपने घरों में करना चाहिए, नहीं तो ये देवता आपको फ्लरिश नहीं होने देंगे। आप लोग कहीं पर भी अपने घर में बनने के बाद दीवारें निकालते हो, नया बनाते हो, टॉयलेट तोड़ते हो, सो कॉल्ड जो आजकल कर बताते हैं, और कई बहुत विडंबना है कि जो जैसे मैं एज ए टीचर आज क्लास में हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, आप तक मैं एक बात पहुंचाने का माध्यम बनती हूं। और अगर मैं कोई भी बिना तथ्य की बात बोलूं तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपके पास वो बात कनेक्ट करेगी। लेकिन मैं ये गुजारिश करती हूं उन सभी व्यक्तियों से कि जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर आपके घरों के वास्तु की बात करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सही तथ्य आप तक पहुंचाएं, सही बातों को बताएं, विधि विधान वाली बातें बताएं, जो हमारे विश्वकर्मा प्रकाश जैसे ग्रंथों में दिया गया है। बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, क्योंकि ये साइंस मेरी और आपकी आज की नहीं है, बहुत पुराना विषय है और बड़े ही तरीकेबद्ध सिखाया गया है, बताया गया है, लिखा गया है। उसी को ही फॉलो करके अगर आप अपने घरों को बनाते हैं, तोड़ते हैं, तो डेफिनेटली आपके घरों में पॉजिटिविटी आती है। अगर आपको बोल दिया किसी ने आपका टॉयलेट खराब है, तोड़ दीजिए, बोल के चले जाते हैं मेंटर, ये गलत है। आप कभी भी किसी की बात को ऐसे अन्यथा ना लें, क्योंकि कोई भी बनने के चार दीवारी जब किसी घर की बन जाती है, छत डल जाती है, लेंटर आ जाता है, कॉलम डल जाते हैं, आपके 45 देव शक्तियां वहां, आपका घर आपका नहीं रहा, अब आपका घर वो वास्तु पुरुष का हो गया है। अगर आपने उनकी परमिशन के बिना, उनकी आज्ञा के बिना वो कार्य किया, तो नहीं तो कितने एग्जाम्पल आप लोगों के ही सराउंडिंग में देखने को मिलेंगे कि आपने अपने घर को आजकल के सिनेरियो में बनाने के लिए, उसको हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए अपने घर को तोड़ दिया, टॉयलेट को चेंज कर दिया, और जैसे ही रेनोवेशन का काम खत्म हुआ, आपके पास प्रॉफिट के बजाय घर में बीमारियां, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े और मृत्यु तक हो गई है। क्योंकि दोबारा तोड़ना राहु को छेड़ने का मतलब होता है। कोई भी जब घर बनता है, उस घर को बनाने के लिए मुहूर्त शास्त्र का ध्यान रखना चाहिए, राहु की प्लेसमेंट का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर विधि विधान से आपका घर बनाया जाता है। और बनने के बाद भी आपको वास्तु हवन करना है, बनाने से पहले भी आपको तोड़ते हुए भी वास्तु से आज्ञा लेनी होती है। दिस इज द रिचुअल एक्चुअली, बट ये कोई बताना जरूरी ही नहीं समझता, और शायद आप पूछना नहीं समझते। नहीं तो मैम, कभी भी जैसे अपने घर को मत तोड़िए जी। माना उन्होंने पहले पहले जब प्रवेश किया तो उन्होंने वास्तु हवन, वास्तु शांति सब करवा दी। कुछ सालों बाद उनको लगा कि रेनोवेशन करवाना है, उन्होंने तोड़ फोड़ करी। उसके बाद उनको उतना ही करना पड़ेगा जैसे शुरू में उन्होंने जो वास्तु शांति के लिए पाठ करवाए, हवन करवाए, सेम करना नहीं पड़ेगा। नहीं, वास्तु हवन देखिए, वास्तु हवन तो एक ही हवन होता है। अब आप किस हम्म पंडित को बुला रहे हो, वो क्या कर रहा है, आप लोगों को तो पता भी नहीं चलता होगा। नहीं पता चलता है ना आप लोगों को कि पंडित क्या बोल के गया, हम्म कविता जी? नहीं पता है ना। जी, अब जी, ये चीजें सीखने के लिए ही तो वास्तु बनाया है, बट ये चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब ऊपरी तौर पे वास्तु करवा के निकल लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप किस रियलिटी की बात कर रहे हैं? रियलिटी तक कोई पहुंचने ही नहीं देता है आम लोगों को। जी प्रॉब्लम मैम। क्या है, अगर आप अपने घरों को तोड़ने की शुरुआत करते हैं तब ये रिचुअल लगता है जो आज हमने क्लास में पढ़ा। तो सोचिए, जब उसको बनाना होगा तो कितना बड़ा विधि विधान होता है। आप किसी भी पंडित को बुलाते हो, वो क्या करके जाता है सामने वाले को पता ही नहीं। लेकिन हम अपने वैदिक वास्तु में बच्चों को हवन खुद से करना सिखाते हैं। 45 देव शक्तियों को शांत कैसे करना है, कैसे 45 देव शक्तियों को भोग देकर उनका हवन परफॉर्म करना है। कम से कम मैम, आप तो डिमोलिशन की और बनने के बाद के हवन की बात करते हैं। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में आपके घर में वास्तु हवन होना चाहिए। लेकिन सालों सालों हम पूछते तक नहीं है। एक बार बन गया तो जब टूटेगा तभी वास्तु हवन होता है कि नहीं? रियलिटी है ना यही हमारी। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। तो कभी भी आप किसी भी टाइम पर बने हुए घर के लिए हो या नया घर बनाना हो,
आप एक टॉयलेट भी अगर ट्रीट कर रहे हैं तो उससे पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, और आपको उसको प्रॉमिस करना पड़ता है कि जब मैं ये आपको स्थापित कर दूंगी या कर दूंगा दूसरी जगह अपने इसी घर के हिस्से में, तो आपके लिए मैं हवन करूंगा या करूंगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा मैम, ये तो आपने जैसे फ्लैट में, जैसे मान लो आपका एंट्रेंस है उसमें, किसी के बंगलो हो, तो उसमें बाहर का भी एक एंट्रेंस होता है, एक अंदर का भी एंट्रेंस होता है। यस ऑफ कोर्स, बाउंड्री वॉल होता है, बाउंड्री वॉल हाँ, तो होता है। किसकी तरफ खड़े हो, किस में खड़े होकर के हमको ये सब रिचुअल नहीं, करने हैं? ये रिचुअल आपको मेन एंट्रेंस पे करना होगा। बाउंड्री वॉल के नहीं हो? नहीं नहीं, आपका जिसमें आप रह रहे हो, ये जो हम्म। आज का रिचुअल है वो जिसमें आपकी ऊर्जाएं चैनलाइज हुई। आप रहे कहाँ? आपकी दीवारें आपसे बात करती हैं, आपकी जो कितने आपके प्यार भरे पल होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, किसी बने हुए घर को छोड़कर जब जाते हो तो आपको मन नहीं करता, आपकी यादें जुड़ी हैं उस घर से, ऐसा होता है ना। वो यादें किन से, उन शक्तियों से जुड़ जाती हैं, आपकी दीवारों से जुड़ जाती हैं। नहीं, वो आपकी तो ठीक है, पर दीवार, बाउंड्री वॉल भी तो मैटर करता होगा ना, कि मतलब वहां से या यहाँ से, मतलब मेरा यही पूछने का मतलब है। वो ब्रह्म स्थान से ही सारी एनर्जीज वहीं पर जा रही होती है, दोनों का अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती। आप जो ये मेन आपने एंट्रेंस एंट्री है, में बोला ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए, सॉरी। जो मेन एंट्रेंस है जिसमें आप रहते हो, वहां का इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रह्म स्थान के पास जाके आपको ये रिचुअल करने पड़ते हैं। तो वही मान्य होगा, बाहर की उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, दोनों का अलग से ओके, करने की जरूरत नहीं होती। ओके, थैंक यू मैम। जी। क्लास कैसी लगी आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है, फीडबैक दे सकते हो। आई थिंक नया कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है आज तक, मुझे नहीं लगा कि किसी प्लेटफॉर्म पे ये पढ़ाया गया है आज से पहले। बात कर सकते हैं, मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ, आप बात करिए। पवन जी, आप बात कर सकते हैं। जी पवन जी। नमस्ते गुरुजी। जी सर, नमस्ते। ये ब्रह्मा मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी फॉर। ओके ओके ओके, आपको मिल जाएगी, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। मतलब ओकलशाला के को सब्सक्राइब करिए, उस पे हमारे सारे डिटेल्स आपको, मतलब वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। जी, ओके गूगल ओके। करें। अगर अपना ब्रह्म स्थान जो रहता है अभी घर का, अभी यहाँ पर कैसा होता है, मैं मुंबई से हूँ, हम्म। तो वॉल्स वगैरह हो जाते हैं, नेक्स्ट रूम का वॉल आ जाता है, तो मैं मेरे घर का ब्रह्म स्थान देखना हो, लेकिन वो बीच में ही वॉल्स के वगैरह आते हैं, तो कैसे करेंगे? आपके घर का ब्रह्म स्थान सिर्फ वो वॉल जितना एक डॉट बिंदु ही नहीं होता। आपके घर का जितना एरिया है उसका 33% आपका ब्रह्म स्थान एक्वायर करता है। तो यू कैन डू दैट रिचुअल, जो प्रमाइसेस आपके पास अवेलेबल है उसमें कर सकते हो। थोड़ा सा बैठने का एक जगह मिल जाए उतना ही काफी है। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। ये लास्ट में कुछ रिचुअल बताया था क्या आपने, जस्ट फॉलो करने का कुछ चल रहा था वास्तु का? वास्तु में मैंने आज क्लासेस का के जो, लिए, हाँ, अभी जो रिचुअल्स कुछ बोल रहे थे डेली वास्तु का, वो डोर पे करने का था। वास्तु समझी नहीं मैं आपका क्वेश्चन, आपने लेट ज्वाइन किया डोर, सर। बहुत हाँ पूरा, ठीक है। काफी बड़ा प्रोसेस है। आप जल्दी वहां से आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है आप मैम, वहां से रिकॉर्डिंग देख दी। के आपको कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये कोर्स आप बाहर कहीं भी करेंगे तो लाखों में कराया जाता है, उसकी फीस चार्ज की जाती है। हमारा सिर्फ एकमात्र ध्येय है कि सही लोगों तक सही भाव पहुंचना चाहिए, सही ऑथेंटिक नॉलेज पहुंचनी चाहिए। और यही जो एकमात्र वास्तु है आपके लिए, यही एक सही पाथ निकाल कर देता है जिससे कि आप अपने घर को रियलिटी में एनर्जाइज करते हैं। आप जिन वास्तु से अभी तक परिचित हैं वो वास्तु ऊपरी तौर पर कराया जाता है, बहुत ही कड़वा सत्य है ये। आप अभी जिस वास्तु की बात कर रहे हैं, आप कुछ फीडबैक्स भी देख सकते हैं। मोना जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो अपनी अर्निंग कोर्स के एंड से पहले स्टार्ट कर चुके हैं।
अगर आप अच्छे वास्तुविद बनना चाहते हैं, जीरो से भी, जिसको आ से ब भी नहीं आता वास्तु का, वो भी आज अपनी अर्निंग शुरू कर चुका है। आप एक हवन पंडित को बुलाकर हवन रिचुअल भी करवाते हो तो कितने पैसे देते हो? 5100 रुपए से तो कभी कोई पंडित जाता नहीं है घर से, और वास्तु हवन के लिए 21,000 मिनिमम कॉस्ट चार्ज करते हो जब कोई गृह प्रवेश होता है। मिनिमम बता रही हूँ, नहीं तो लैक्स ऑफ करते हैं जिसका थोड़ा सा नाम हो जाता है और आपको पता तक नहीं चलता कि वो ओम भूर्भुवः स्वः करके चला गया या देवताओं के लिए मंत्र बोल गया, क्योंकि अवेयर ही नहीं है हम लोग इन चीजों से। एक्चुअल में जो विधि विधान से हर व्यक्ति अपने घर में सिर्फ एक बार ही हवन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको हर 3 महीने में अपने घर में वास्तु हवन करना चाहिए। अब हर 3 महीने में तो 21,000 रुपए हम दे नहीं सकते, तो उसके लिए अगर एक 8,000 रुपए में हम मास्टरी क्रिएट करते हैं, 10,000 रुपए में आप पहले ही केस में अपने लिए फीस अर्जित कर लेते हो, वापस ले लेते हो। इतना कॉस्टिंग का इसमें आता है। नहीं तो आप देखिएगा कि अगर आप एक हवन भी करते हो, मेरे स्टूडेंट 10,000 11,000 चार्ज करते हैं किसी के घर में वास्तु हवन करने के लिए। इन 45 देव शक्तियों का आपके इमीडिएटली आपकी सराउंडिंग में आपकी एनर्जीज कैसे शिफ्ट होती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे भी वास्तु होता है। हमारी वैदिक विधियां हैं, हमारे रिचुअल हैं, हमारे मंत्र हैं, प्रॉपर जो एक तरीका होना चाहिए, और मॉडर्न एरा में ही कर रहे हैं, मॉडर्न विधियों में ही। सॉरी, टेप वास्तु में नहीं कराती, हम प्रॉपर विधि रिचुअल करते हैं जो एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, उन्हीं चीजों पर काम करते हैं। तो ये बहुत ही साइंटिफिक साइंस है, वैदिक जरूर है लेकिन साइंटिफिक साइंस है और बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। उसको अगर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने घरों को चैनलाइज कर सकते हैं। एक्चुअल वास्तु किसे कहते हैं आप सीखिएगा जरूर, आज नहीं तो कल अगर आपका समय बदलने वाला होगा तो आप जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि यही बूंद बूंद से सागर बनता है। और हमारा औकलशाला की ये मुहिम है कि हर घर तक पॉकेट फ्रेंडली नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप मार्केट में इस कोर्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, कितना कॉस्टली ये कोर्स आपको कराया जाता है। जी मोना जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये नॉलेज तो आज तक किसी को भी नहीं पता था। हम इतने सालों से वास्तु से जुड़े हुए, लेकिन आज तक ये नॉलेज नहीं था कि घर डिमोलिशन के पहले भी इतने सारे रिचुअल्स करने चाहिए हमें। हम तो बस कोई भी एक दिन उठा लेते हैं, तोड़ फोड़ कर स्टार्ट करते हैं, बाद में जो फेसेस करते हैं। और ये मैं Exactly. खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं खुद कर 2009 में मैंने थोड़ा, मुझे रिनोवेशन करना था, मैंने जी टॉयलेट स्टार्ट किया था। और टॉयलेट जी मुझे तभी तो नॉलेज नहीं था इतना। एंड विद इन जी। अ वीक मेरे हस्बैंड की इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी कि जो उनको इसमें एडमिट करना पड़ा। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आज पता, काश मुझे इसमें पता चला होता, क्योंकि ये कोई ज्ञान डेफिनेटली देता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो भी वास्तु आज हमें सिखा रहे हैं, जो मेंटर्स हैं, शायद उनमें से भी हार्डली कुछ लोगों को पता होगा ये नॉलेज। तो थैंक यू सो मच करेक्ट, फॉर क्योंकि इम्पार्टिंग आने दिस ही नहीं दिया नॉलेज। जाता। नहीं, नहीं है। एंड बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने पहले भी किया है, ये जो फीस है आज मैम की फीस है, मैं उसे एक कोर्स की एक बार के लिए भी से 4-5 टाइम्स मैं ज्यादा फी पे कर चुकी हूँ। तो आप जी सोचिए आप लोगों को कितना चीप में मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, और ऐसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी 4-5 लोग जगह से किया वास्तु, लेकिन मुझमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं आया था। हमेशा से लगता है कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। लेकिन मैम से जुड़ने के बाद मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे कोई भी जगह दे दो मैं वास्तु कर लूंगी, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। और कर रहे हैं, हम लोग अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोग ब्लेस्ड हो और मैम कल के ही अंडर में आपने आपको। नाभि स्थापना की है, कल ही इन्होंने नाभि स्थापना की है 2 प्रोजेक्ट्स पे। और इनको फर्निशिंग हाउस का प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, मुंबई से ही है वो ये भी अपना वो काम स्टार्ट कंप्लीट कर हो चुके गया। हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी थैंक यू मोना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, सो मच, थैंक यू। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। जी दिनेश नाम से, जी मैम बोलिए। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली मैं रिसेंटली ना अपने फादर के घर को, फादर तो नहीं है, मदर है जो मेरे साथ रहती हैं, तो उनका जो घर है उसको मुझे रेनोवेट कराना है।
तो मतलब आपने इतना अच्छा उसके लिए बताया कि सब कुछ कितना जरूरी है कि सब कुछ पहले कराया जाए, हवन कराया जाए। और मैम हवन तो हम वैसे भी करते हैं क्योंकि आर्य समाजी है, तो वास्तु हवन और नॉर्मल हवन में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? बहुत फर्क होता है, ड्रास्टिक चेंज होता है उसमें। वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पर काम किया जाता है उस पर, और उन देवताओं को पर्टिकुलर इन्वोक किया जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल हवन होता है उसमें और आपके हवन में काफी डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है जी जी। मैम, बहुत कुछ जानने को मिला आपका ये अटेंड करके। थैंक यू सो मच मैम। अगर आप डिमोलिश करना सीख गए हैं तो बनाना भी सीखिए। तो कोर्स ज्वाइन करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और आपके कन्वीनियंट टाइम पर हम लोग लेकर आए हैं, और इतनी मिनिमल फीस में अगर आपको कहीं और दे दे तो मुझसे अपनी फीस ले जाइएगा वापस। बट हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि सही वास्तु जन जन तक पहुंचना चाहिए, जो पॉकेट फ्रेंडली हो। क्योंकि आजकल जो राजा हैं वो राजा ही बनते जा रहे हैं, प्रजा का कोई सोच ही नहीं रहा है। जी तो एक इस भावार्थ के स्वरूप देखिए आप। फीस देख के हमारे कोर्स की वैल्यू मत आकिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट अपने अपने लेवल पर अच्छा अर्निंग भी कर चुके हैं स्टार्ट, जिसकी वजह से हमारे लिए, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर चुके हैं और अपने घरों को तो रोशन कर ही रहे हैं। थैंक यू मैम। जी मैम। जी शशि जी, आपका क्वेश्चन था, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। जी शशि जी, आपका कोई क्वेश्चन था? आपने हैंड रेज किया था? नहीं है? जी शशि मैम, जी बोलिए मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप अभी बता रहे हो कि मतलब मकान बनता है या जो भी चीज होती है तो मतलब पहले हवन करना होता है। मान लीजिए जैसे किसी को नहीं पता है, ये सब चीजें हो चुकी हैं, तो इसके बाद में भी हवन करना होता है? बनने के बाद भी करना होता है, बिल्कुल करना होता है। बनने के बाद ही तो सारी आधी चीजें अब शुरू होती है। देखो, ये किसी भी बने हुए मकान को गिराकर उसी मकान पर नवनिर्माण आप कर रहे हो, नई बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो ऊर्जाएं जो पहले से रह रही हैं, अगर आपने उनसे आज्ञा और प्रार्थना और हवन उनको शांत नहीं किया तो वो ऊर्जाएं वहां पर ही रहेंगी। तभी तो आपको ये आभास होने लगेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसी बिल्डिंग्स में ये दिखने को मिलता है, किसी ने कुछ कर दिया, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो कोई और नहीं है, वो उसी ऊर्जाओं को दबाकर आपने उनका अपमान करके, उसको इंसल्ट करके अपने नए घर को बनाए। तो ऊर्जाएं तो उनका कोई सीमा नहीं होती, वो आएंगी। ओके मैम, जैसे मान लीजिए थोड़ी बहुत कहीं की दीवार या जैसे किचन का स्लैब वगैरह भी हटाया है, तो उसके लिए भी ये सब करना होगा? सबके लिए, जो अगर बनने के बाद आपने एक होल भी कर दिया ना कहीं, सिंपल सा, अगर आपने एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया तो भी आपने उस ऊर्जा को डिस्टर्ब किया, उसके बावजूद भी आपको छोटा सा हवन तो करना पड़ेगा। और ये वही बात है कि एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे ही समझ में ही आ जाता है कब करना है, क्या करना है, कैसे, उनको वैसे सिखा दिया जाता है। तभी तो ये वास्तु जो है वो सिर्फ 4 दीवारें 8 दीवारों का गेम नहीं है मैम। ये एनर्जीज पर काम करता है, और वो एनर्जी आपके घर को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है और घर आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी कड़ी है, जिसपे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। वो तो है मैम, जब जो चीजें नहीं पता होती हैं तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होती एग्जैक्टली है। exactly. बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता ना इन चीजों को। चलिए अपना फीडबैक ही दे दीजिए, क्लास कैसी लगी आप सभी को, समझ में आया आप सभी को?
थैंक यू शशि जी। चलिए, जो क्लास को एनरोल करना चाहते हैं, अगर मन बना रहे हैं, तो सैटरडे संडे हमारा बैच शुरू हो रहा है 7 बजे शाम को। जो ऑलरेडी एडवांस में स्टूडेंट हैं और वो रेजिडेंशियल में आना चाहते हैं तो अपनी पार्ट पेमेंट को कर सकते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए एवरी मंथ EMI और आपका कॉम्बो अगर ले रहे हैं दोनों का तो 8,000 ओनली उनको पे करना है और दोनों कोर्स में वो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर विदा लेते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, खुश रहिए। आई होप आपको ये सेशन आगे चल के काम आएगा लाइफ में, कभी ना कभी तो आप इस चीज से जुड़ेंगे। और इसी की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।